आज हम एक ऐसे ग्रह की कहानी सुनेंगे जो हमारी पृथ्वी से इतना मिलता जुलता है कि जब इसकी खोज हुई तो दुनिया भर के साइंटिस्ट के दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसे नाम दिया गया अर्थ का बड़ा भाई, अर्थ 2.0। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केपलर 452b की। तो अपनी जगह ले लीजिए, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में हम टाइम और स्पेस की हदों को पार करते हुए करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती है और एक पहेली भी। क्या है केपलर 452b की असलियत? कैसे इसे ढूंढा गया? क्या वहाँ जिंदगी के निशान मिल सकते हैं? और क्या इंसान कभी इस अनजान दुनिया तक पहुँच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हम टटोलेंगे आज की इस वीडियो में। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये कॉस्मिक जर्नी अब शुरू होती है। ओके, तो सबसे पहले ये एक्सोप्लैनेट क्या चीज है? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो हमारे सूरज के नहीं बल्कि किसी और तारे के चक्कर लगाते हैं। हमारा अपना सोलर सिस्टम है जिसमें अर्थ, मार्स, जुपिटर जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही अरबों खरबों तारे हैं और उनमें से बहुतों के पास अपने खुद के प्लैनेट्स हो सकते हैं। इन्हीं प्लैनेट्स को, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। और इन एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, आप दिल्ली में एक इमारत की छत पर खड़े हैं और आपको हजारों किलोमीटर दूर मुंबई के किसी बीच पर उड़ रही एक छोटी सी तितली को देखना है, वो भी दिन के वक्त जब सूरज की अपनी रोशनी है। उनके होस्ट स्टार की तेज रोशनी में देख पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। वो अपने तारे की चमक में ऐसे छुपते हैं कि उन्हें डायरेक्ट देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फिर साइंटिस्ट इन एक्सोप्लैनेट्स को कैसे ढूंढते हैं? एक बहुत ही क्लेवर तरीका है जिसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। इसको ऐसे समझिए, जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने स्टार और हमारे टेलीस्कोप के बीच से गुजरता है तो उस स्टार से आने वाली रोशनी में हल्की सी, बहुत मामूली सी कमी आ जाती है, एक छोटा सा डिमिंग इफेक्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर एक्लिप्स के वक्त चांद हमारे सूरज को थोड़ा सा ढक लेता है, बस ये बहुत ही सटल लेवल पर होता है। साइंटिस्ट स्टार की ब्राइटनेस में होने वाले इन रेगुलर पीरियोडिक डिप्स को बहुत ध्यान से मेजर करते हैं। अगर ये डिप्स एक निश्चित समय पर बार बार होते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ग्रह उस तारे के चक्कर लगा रहा है। इस मेथड से हम उस प्लैनेट का साइज और उसका ऑर्बिट तक पता कर सकते हैं। और इसी कमाल की टेक्निक का बेहतरीन इस्तेमाल किया नासा के बहुत ही खास टेलीस्कोप ने, जिसका नाम था केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस अनोखे प्लैनेट हंटर ने 2009 से लेकर 2018 तक लगभग 9 साल अंतरिक्ष में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के खास हिस्से सिग्नस कॉन्स्टेलेशन की तरफ 1.5 लाख साल से भी ज्यादा तारों पर अपनी पैनी नजर रखी। और इसी केपलर की मेहनत का फल था कि हमें हजारों नए एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता चला, और उन्हीं में से एक था हमारा आज का हीरो केपलर 452b। केपलर 452b की डिस्कवरी का ऐलान नासा ने जुलाई 2015 में किया, और ये खबर आते ही जैसे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एक जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि ये कोई आम एक्सोप्लैनेट नहीं था। ये एक ऐसा प्लैनेट था जो लगभग अर्थ के साइज का था, अपने तारे के हैबिटेबल जोन यानी जीवन के लिए अनुकूल क्षेत्र में घूम रहा था। और तो और उसका तारा भी हमारे सूरज की ही तरह एक G2 टाइप स्टार है। इतनी सारी सिमिलैरिटीज ने इसे फौरन अर्थ्स ओल्डर बिगर कजिन और अर्थ्स 2.0 की पहली उम्मीद जैसे नाम दे दिए। तो चलिए अब जरा और करीब से मिलते हैं हमारे इस कॉस्मिक कजिन से। आखिर क्या है केपलर 452b की पहचान? सबसे पहली बात, ये हमारी अर्थ से थोड़ा बड़ा है। इसका डायमीटर यानी इसका व्यास अर्थ से लगभग 60% ज्यादा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ की कैटेगरी में रखा गया है। अब सुपर अर्थ का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई सुपर पावर है, इसका मतलब बस इतना है, ये अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट से बड़ा है, लेकिन नेपच्यून जैसे बर्फीले गैस दानवों से छोटा। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इसका मास अर्थ से 5 गुना तक ज्यादा हो सकता है। और अगर ये अर्थ की तरह पथरीला हुआ तो इसकी सरफेस ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अर्थ से लगभग डबल हो सकती है, यानी वहाँ आपका वेट यहाँ से दुगना महसूस होगा। सोच के देखिए, वहाँ हाई जंप लगाना कितना मुश्किल होगा। केपलर 452b जिस तारे के चक्कर काटता है उसका नाम है केपलर 452। और मजेदार बात ये है कि ये तारा हमारे सूरज का ही एक तरह से हमशक्ल है। ये एक G2 टाइप स्टार है। इसका सरफेस टेम्परेचर भी
लगभग सूरज जितना ही, करीब 5757 केल्विन है। हाँ, उम्र में ये हमारे सूरज से थोड़ा सीनियर जरूर है। हमारा सूरज लगभग 4.6 बिलियन साल का है, जबकि केपलर 452b की उम्र करीब 6 बिलियन ईयर्स अनुमानित की गई है। उम्र के साथ ये हमारे सूरज से 20% ज्यादा लुमिनस है और डायमीटर में भी 10% बड़ा है। तो केपलर 452b को अपने सूरज से थोड़ी ज्यादा गर्माहट और रोशनी मिलती है। अब आते हैं इसके ऑर्बिट पर। केपलर 452b अपने स्टार केपलर 452 का एक पूरा चक्कर यानी एक ऑर्बिट 385 डेज में कंप्लीट करता है। हमारी अर्थ कितने दिन लेती है? 365 डेज, यानी सिर्फ 20 दिन का फर्क। इसका मतलब वहाँ का एक साल हमारे एक साल के बहुत करीब है। वहाँ का कैलेंडर भी हमारे जैसा ही बन सकता है, बस शायद न्यू ईयर पार्टी थोड़ी अलग डेट पर मनानी पड़े। और ये अपने स्टार से लगभग उतनी ही दूरी पर ऑर्बिट करता है जितनी अर्थ सूरज से, करीब 1.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, यानी अर्थ सन की दूरी से सिर्फ 5% ज्यादा। यही कारण है कि इस प्लेनेट को इतनी अहमियत दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये अर्थ का कजिन भले ही कितना जाना पहचाना लगे, हमसे ये बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। कितना दूर? लगभग 1400 से लेकर 1800 लाइट ईयर्स दूर। अब एक लाइट ईयर कितना होता है? एक लाइट ईयर वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है, और लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी दूरी है। अगर हम इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज अंतरिक्ष यान जैसे न्यू होराइजन, जिसने प्लूटो तक का सफर किया था, उसकी स्पीड से भी केपलर 452b की तरफ रवाना हो, तो भी वहाँ पहुँचने में हमें 3 करोड़ साल लग जाएंगे। इतने टाइम में तो यहाँ अर्थ पर कितनी सिविलाइजेशंस बनेगी और कितनी मिट जाएंगी, कहना मुश्किल है। तो ये थी केपलर 452b की आउटर पर्सनैलिटी, बड़ा साइज, सूरज जैसा स्टार। लेकिन सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या वहाँ जिंदगी है? क्या ये एक्सोप्लैनेट सच में हैबिटेबल है, यानी जीवन के लिए अनुकूल है? हैबिटेबल जोन, ये शब्द आपने साइंस फिक्शन मूवीज या स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज में जरूर सुना होगा। इसे गोल्डी लॉक जोन भी कहते हैं। एक स्टार का गर्ड ये वो परफेक्ट ऑर्बिटल रीजन होता है जहाँ टेम्परेचर और कंडीशंस ऐसी होती हैं कि किसी प्लेनेट की सतह पर पानी यानी वाटर लिक्विड स्टेट में मौजूद रह सकता है। ना तो इतना गर्म कि सारा पानी भाप बनकर उड़ जाए, और ना ही इतना ठंडा कि सब कुछ बर्फ की तरह जम जाए। और जैसा कि हम जानते हैं, लिक्विड वाटर जिंदगी के लिए, एटलीस्ट जैसी जिंदगी हम अर्थ पर जानते हैं, सबसे जरूरी चीजों में से एक है। अच्छी खबर ये है कि केपलर 452b अपने स्टार के इसी गोल्डी लॉक जोन में है। ये बिल्कुल सही जगह पर ऑर्बिट करता है। और नासा के साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि ये प्लेनेट लगभग 6 बिलियन सालों से अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। जरा सोचिए, अर्थ पर जीवन को पनपने और इवॉल्व करने में कितना समय लगा। तो 6 बिलियन साल तो एक बहुत ही लंबा अरसा होता है किसी भी तरह की जिंदगी के विकसित होने के लिए, अगर वहाँ बाकी जरूरी कंडीशंस भी पूरी होती हों। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है दोस्तों। कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी हैबिटेबिलिटी पर सवाल खड़े करती हैं। फर्स्ट, द एजिंग सन प्रॉब्लम। जैसे मैंने पहले बताया, केपलर 452b का तारा केपलर 452 हमारे सूरज से करीब 1.5 बिलियन साल ज्यादा पुराना है। और तारों की फितरत होती है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो बड़े होते जाते हैं, ज्यादा गर्म होते जाते हैं, और उनकी रोशनी भी तेज होती जाती है। और इसका रिजल्ट है कि केपलर 452b को आज अपने स्टार से अर्थ के मुकाबले 10% ज्यादा एनर्जी मिल रही है। साइंटिस्ट को इस बात की चिंता है कि शायद ये प्लेनेट एक रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ बढ़ रहा हो, या पहले ही उसका शिकार हो चुका हो। अब ये रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस को ही देख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि एक समय वीनस पर भी समुद्र और अर्थ जैसा माहौल रहा होगा, लेकिन फिर वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने प्लेनेट की गर्मी को बाहर निकलने नहीं दिया। नतीजा, वीनस आज एक जलता हुआ अंगारा है जहाँ सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि लेड भी पिघल जाए। अगर केपलर 452b के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो वहाँ लिक्विड वाटर का मिलना बहुत मुश्किल होगा, और जैसी जिंदगी पृथ्वी पर है वहाँ संभव ही नहीं हो पाएगी। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही यहाँ भी उम्मीद की किरण है
केपलर 452b का अनुमानित मास अर्थ से 5 गुना तक है। ज्यादा मास का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी, और स्ट्रॉन्गर ग्रेविटी प्लैनेट को अपने एटमॉस्फेयर को ज्यादा टाइटली पैक रखने में मदद करती है। ये भी हो सकता है कि ज्यादा ग्रेविटी उस रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट को धीमा कर दे या उससे बचा ले, और प्लैनेट अपने समुद्रों को ज्यादा लंबे समय तक बरकरार रख पाए। कुछ साइंटिफिक मॉडल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसके बड़े साइज और मास की वजह से ये शायद अगले 500 मिलियन साल तक हैबिटेबल रह सकता है, भले ही इसके स्टार से आने वाली एनर्जी बढ़ती रहे। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि केपलर 452b असल में पथरीला है या गैस से बना है। देखिए, इसका साइज सुपर अर्थ कैटेगरी में आता है। इस साइज के प्लैनेट पथरीले भी हो सकते हैं या फिर ये मिनी नेपच्यून्स भी हो सकते हैं, यानी एक छोटा सा पथरीला कोर और उसके ऊपर गैस की एक बहुत मोटी परत। अगर ये अर्थ की तरह रॉकी है तो वहाँ एक सॉलिड सरफेस होने की संभावना है, और तब लिक्विड वाटर और जिंदगी की पॉसिबिलिटीज भी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये मिनी नेपच्यून निकला तो वहाँ पैर रखने के लिए कोई जमीन नहीं होगी, बस घने बादलों और गैस का साम्राज्य होगा। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतनी दूर से इसका कंपोजिशन बिल्कुल कंफर्म कर सके। हाँ, पहले की रिसर्च ये जरूर कहती है कि केपलर 452b के साइज के प्लैनेट्स के पथरीले होने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, तो उम्मीद बरकरार है। नासा और दूसरे आर्टिस्ट ने केपलर 452b के जो कॉन्सेप्ट इमेजेस बनाए हैं उनमें अक्सर नीले समुद्र और हरे भरे आइलैंड्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कल्पना है, एक पॉसिबल अपीयरेंस जो साइंटिस्ट की समझ पर आधारित है। असलियत में वहाँ क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। हो सकता है वो एक वाटर वर्ल्ड हो, यानी पूरी तरह पानी से ढका हुआ प्लैनेट, या फिर वो एक गर्म सूखा रेगिस्तान हो, या फिर हमारी अर्थ की तरह ही इन दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण। तो हैबिटेबिलिटी का मामला थोड़ा पेचीदा है। पोटेंशियल तो बहुत नजर आते हैं। एक जी टाइप स्टार, इसका हैबिटेबल जोन में होना, अर्थ जैसा ऑर्बिटल पीरियड, लेकिन कुछ बड़े अनजाने पहलू और चुनौतियां भी हैं। इसका ओल्ड होता स्टार, प्लैनेट का आखिर कॉम्पोजिशन क्या है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। साइंटिस्ट अभी भी केपलर मिशन से मिले डाटा को और गहराई से एनालाइज कर रहे हैं, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे नए और भी पावरफुल टेलीस्कोप से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो हमें इसके बारे में और राज बता सकते हैं। जब केपलर 452b की खोज हुई थी तो मीडिया में अर्थ 2.0 मिल गया, इंसानों को मिला नया ग्रह जैसी हेडलाइंस की बाढ़ सी आ गई थी। लेकिन क्या केपलर 452b सच में अर्थ 2.0 है? क्या ये वो जगह हो सकती है जहां इंसान अपना अगला ठिकाना बना दे? देखिए, अर्थ 2.0 का लेबल देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, इसमें और अर्थ में कई कमाल की सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए इसे अर्थ का कजिन या अर्थ लाइक कहना गलत नहीं होगा। लेकिन ये अर्थ का कार्बन कॉपी है या ट्विन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, ये हमारी अर्थ से लगभग 1.5 बिलियन साल ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, अर्थ आज जैसी है 1.5 बिलियन साल पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी, और आज से 1.5 बिलियन ईयर्स बाद भी ऐसी नहीं रहेगी। तो केपलर 452b अपने इवोल्यूशनरी सफर में अर्थ से एक बहुत अलग मुकाम पर हो सकता है। क्या पता वहाँ जिंदगी आई, फली फूली और शायद खत्म भी हो गई हो, या शायद वहाँ जिंदगी अभी शुरुआती स्टेज में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ लाइफ हमसे कहीं ज्यादा एडवांस हो चुकी हो। हजारों पॉसिबिलिटीज हैं। ये अर्थ से काफी बड़ा है, और अगर पथरीला है तो ज्यादा मैसिव भी होगा। इसका मतलब है कि वहाँ की जियोलॉजी, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एटमॉस्फेयर, और वहाँ अगर जिंदगी है तो वहाँ के जीव जंतु भी हमसे और हमारी दुनिया से काफी अलग होंगे। जरा इमेजिन कीजिए, डबल ग्रेविटी में रहना कैसा होगा। अगर हमें वहाँ सरवाइव करना हो तो हमारी हड्डियों और हमारी मांसपेशियों को कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। शायद अगर वहाँ इंसान हुए तो वो हमसे हाइट में छोटे और ज्यादा स्टॉकी यानी मजबूत होंगे, या फिर उनका पूरा बायोलॉजिकल डिजाइन ही कुछ और हो जो हाई ग्रेविटी के अनुकूल हो। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है दूरी। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, इसकी दूरी हमसे 1400 से लेकर 1800 लाइट ईयर्स है। ये इतना ज्यादा दूर है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ जाना तो छोड़िए, वहाँ जाने का सपना देखना भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम कभी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने वाली टेक्नोलॉजी बना भी लें, जो अभी तक साइंस फिक्शन की किताबों और मूवीज में है,
तो भी वहां पहुंचने में 1400 साल लग जाएंगे। आपने जनरेशन शिप का कॉन्सेप्ट सुना है, जिसमें एक पूरा स्पेसशिप एक छोटा सा शहर या देश जैसा हो और उसमें कई पीढ़ियां सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे। लेकिन वो भी सिर्फ अभी एक दूर का ख्वाब है। तो इस प्लेनेट को अर्थ 2.0 कहना बहुत ही ज्यादा इम्प्रैक्टिकल होगा। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि केपलर 452b की खोज साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जरूर है। ये खोज हमें जोर देकर बताती है कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स, जो अपने सूरज जैसे स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड में सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि काफी कॉमन हो सकते हैं। केपलर मिशन ने ही ऐसे और भी कई कैंडिडेट्स ढूंढे हैं। ये डिस्कवरी हमारे लिए एक आईने की तरह है। जैसे कि नासा के केपलर डाटा एनालिसिस लीड जॉन जैकिंस ने इसकी खोज के वक्त कहा था, हम केपलर 452b को अर्थ के एक बड़े पुराने कजिन की तरह देखते हैं, जो हमें अर्थ के बदलते माहौल को समझने और उस पर सोचने का एक मौका देता है। इस प्लैनेट की स्टडी से हम अर्थ के भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा सूरज भी एक दिन बूढ़ा होगा, बड़ा होगा, ज्यादा रोशन होगा। तब हमारी प्यारी अर्थ का क्या होगा? क्या अर्थ भी एक दिन वीनस की तरह बन जाएगी? केपलर 452b जैसे ओल्डर अर्थ्स की स्टडी हमें इन गंभीर सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। अब चलिए उस सवाल पर आते हैं जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा गूंज रहा होगा। क्या केपलर 452b पर एलियन लाइफ हो सकती है? इसका सीधा और पॉजिटिव जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन जैसा कहते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अभी हमें अपनी होप्स खोनी नहीं चाहिए। सेटी इंस्टीट्यूट यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने केपलर 452b को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में काफी पहले ही शामिल कर लिया था। सेटी दुनिया भर में बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप का नेटवर्क इस्तेमाल करके यूनिवर्स के कोने कोने से आने वाले किसी भी तरह के आर्टिफिशियल सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे सिग्नल्स जो शायद किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजे जा रहे हों। अब तक केपलर 452b की दिशा से ऐसा कोई हेलो कि हम यहाँ हैं, ऐसा कोई भी एलियन रेडियो मैसेज नहीं मिला है। लेकिन खोज अभी जारी है। क्या पता किसी दिन कोई अनोखा अनजान सा सिग्नल हमारे रेडियो टेलीस्कोप के कान में पड़ जाए। तो आगे का क्या प्लान है? हम केपलर 452b के बारे में और ज्यादा कैसे जान सकते हैं? फिलहाल तो ये इतना दूर है कि इसकी सतह को डायरेक्ट देख पाना या वहाँ कोई प्रोब भेज पाना हमारी मौजूदा कैपेबिलिटीज के बाहर की बात है। लेकिन उम्मीद की किरण है हमारे नए और आने वाले सुपर पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अभी से ही ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे राज खोल रहा है। और इसके बाद आने वाले और भी एडवांस ऑब्जर्वेटरीज शायद हमें केपलर 452b जैसे दूर दराज के एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर यानी उनके वायुमंडल को एनालाइज करने में मदद कर सके। अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में कुछ खास गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन या वाटर वेपर एक ऐसे कॉम्बिनेशन और मात्रा में डिटेक्ट कर पाते हैं जो सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी जीवन से ही उत्पन्न हो सकती है, तो ये लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायोसिग्नेचर या जीवन का एक संकेत हो सकता है। ये 100% कंफर्म तो नहीं करेगा कि वहाँ एलियंस फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशारा होगा। केपलर 452b भले ही हमारे लिए एक गहरी पहेली हो, लेकिन इसकी एक खोज ने हमारी कल्पना शक्ति को नए पंख दे दिए हैं। इसने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा, कितना अजीबोगरीब और कितना संभावनाओं से भरा हुआ है। हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं? ये सवाल शायद इंसानियत के सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवालों में से एक है। और केपलर 452b जैसे ग्रहों की खोज हमें उस सवाल के एक कदम और करीब ले जाती है। जरा सोचिए, अगर वहाँ जिंदगी है तो वो कैसी होगी? क्या वो कार्बन बेस्ड होगी या उनकी बायोकेमिस्ट्री, उनकी पूरी जीवन रचना हमसे बिल्कुल अलग होगी? क्या वो सोचते होंगे, महसूस करते होंगे? क्या वो इंटेलिजेंट होंगे? अगर हाँ, तो उनकी सिविलाइजेशन कैसी होगी? उनकी कला, संगीत और उनकी कहानियां कैसी होंगी? ये सारे सवाल हमें साइंस फिक्शन की दुनिया के लगते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी से ही शुरू होती है। केपलर 452b की कहानी सिर्फ एक अनजान ग्रह की कहानी नहीं, ये कहानी है हम इंसानों की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा की, हमारी खोज की प्यास की, और इस विशाल ब्रह्मांड में अपने वजूद,
अपने स्थान को समझने की हमारी अनंत कोशिश की। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि हम इस कॉस्मिक समुद्र में कितने छोटे से हैं। तो दोस्तों, केपलर 452b, जिसे अर्थ का बड़ा भाई कहें, एक दूर का अनजान रिश्तेदार, एक पोटेंशियल नया आशियाना, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड में एक और एक्सोप्लैनेट, वो जो भी हो, इस एक नाम ने हमें इंस्पायर किया है, हमें हैरान किया है और हमें इस यूनिवर्स के अनगिनत रहस्यों को और गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक बनाया है। हम शायद अपनी जिंदगी में कभी केपलर 452b की जमीन पर पैर न रख पाएं, लेकिन इसकी खोज ने आने वाली पीढ़ियों के लिए, फ्यूचर एक्सप्लोरर्स के लिए नए सपनों और मंजिलों के दरवाजे खोल दिए हैं। कौन जानता है, शायद आज जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो कल का वो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट बन जाए जो केपलर 452b के पर्दे उठाए, या शायद उससे भी कई ज्यादा अर्थ लाइक और हमारे करीब कोई नया ग्रह ढूंढ निकाले। द यूनिवर्स इज अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ वंडर्स, और केपलर 452b उसका एक छोटा सा लेकिन बहुत ही कीमती नमूना है। तो अपनी आंखें हमेशा आसमान की तरफ उठाए रखिए, अपनी क्यूरियोसिटी की आग को कभी बुझने मत दीजिए और हमेशा नई चीजें सीखने और सवाल पूछने के लिए तैयार रहिए। क्या पता अगला अर्थ 2.0, अगली न्यू अर्थ कब, कहां और कैसे हमारे सामने आ जाएं। आपको आज का ये कॉस्मिक सफर कैसा लगा? केपलर 452b के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि वहाँ जिंदगी हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसी? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी कॉस्मिक एडवेंचर को मिस ना करें। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमेशा की तरह एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। ख्याल रखिए अपना। I'll see you in the next one.